हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमवे स्टडी चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग अब रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में रिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़े थे हम लोग। वहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे, रिलेशन एंड फंक्शन में किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता क्या है, कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग सपोज करते हैं कि दो सेट आपको गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स आपको गिवन है ए बी सी एंड सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 गिवन है। अब इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट करेंगे हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी, और इसे हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम लोग। जो पहला सेट है उस सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के कोरस्पेंडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर समझेंगे। पहले सेट का एलिमेंट ए बी एंड सी, पहले एलिमेंट को ले। अब दूसरे सेट के एलिमेंट ए 1 2 एंड 3 है। इन तीनों में 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझेंगे स्टूडेंट। ए कोमा 1 ए पहले में हो गया, अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कोमा ए कोमा 2, अब तीसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कोमा 3। अब देखिए पहला एलिमेंट से सभी नंबर्स में मल्टीप्लाइड हो गया। अब दूसरे नंबर से 1 बाय 1 करके सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो b को 1 के साथ तो b1, अब b को 2 के साथ तो b2, अब उसके बाद b को 3 के साथ तो b3। अब देखें b को मैंने सभी नंबर में मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, c को 1 बाय 1 करके सभी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका c कोमा 1, फिर c कोमा 2 और आएगा c कोमा 3। यह आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर हमें क्या हमेशा दो सेट गिवन रहेगा? नहीं, यह कोई नेसेसरी नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि आपको दो सेट हमेशा दिया जाए। यदि एक सेट दिया गया हो, लेट्स सपोज एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नाउ देखिए सेट ए जिसका एलिमेंट आपको दिया गया ए बी एंड क्या दिया गया सी। यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट है सेट ए के अंदर और दूसरा सेट गिवन नहीं है, और बोला जाए कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा। अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करेंगे? ए आपका सेट गिवन है, अब इसी सेट को आप वापस से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आप पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस ए, जिसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट या सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा स्टूडेंट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब देखिए पहले सेट का एलिमेंट ए बी एंड सी और दूसरे सेट का एलिमेंट भी तो है ए बी एंड सी। तो देखें पहले सेट में ए जहां से नंबर स्टार्ट करेंगे वही से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कोमा ए, उसके बाद ए को दूसरे नंबर में ए कोमा बी, अब इसी को तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई करिए तो ए कोमा सी। ए से सभी नंबर में मल्टीप्लाई कर लिए। अब अगला नंबर क्या आएगा बी, तो बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं बी। अब बी को यदि ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? बी कोमा ए, जो कि ऑलरेडी नंबर यहाँ पर ए और बी है, इसलिए बी कोमा ए नहीं लेंगे,
बी जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करिए, तो बी कोमा बी। अब अगला नंबर में क्या आएगा, बी कोमा सी। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, सी। तो अब देखें सी को ए से करेंगे तो देखिए ए सी है, सी को यदि बी से करेंगे तो बी सी है। तो अब क्या लेंगे, जो नंबर है वहीं से स्टार्ट करिए, तो सी को सी के साथ, सी को सी के साथ, तो यह आ गया आपका एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट इसमें? फिर से देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में आपको दो सेट यदि गिवन हो ए और बी, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी, जहां पर पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट में 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर को 1 बाई 1 करके सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें हमेशा दो सेट गिवन हो। यदि एक सेट गिवन हो, जैसे ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट ए बी एंड सी है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस है, पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है वहीं से स्टार्ट करिए, ए कोमा बी, ए कोमा सी। अब दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें वहीं से स्टार्ट करिए, बी कोमा बी, बी कोमा सी। अब तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है वहीं से स्टार्ट करिए, तो सी कोमा सी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन है क्या, अब देखते हैं रिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। जो मेरा रिलेशन है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बेसिस पर दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है। अब इसमें टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग देखते हैं, और टाइप ऑफ रिलेशन में चलिए आप फिर से समझें। टाइप ऑफ रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बेसिस पर दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है। पहला नंबर में आता है एम्पटी रिलेशन, दूसरे नंबर में आता है यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए फिर से, जो मेरा रिलेशन है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बेसिस पर दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। पहला नंबर आता है एम्पटी रिलेशन, दूसरा नंबर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब देखते हैं एम्पटी रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे समझेंगे। पहले नंबर पे है एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन समझेंगे यहाँ पे हम रिलेशन को किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब हमें आपको क्या दिया रहेगा, सेट। तो एक सेट कंसीडर करिए, एक सेट दिया हुआ है ए जिसका एलिमेंट आपको दिया हुआ है ए बी एंड सी, दूसरा सेट दिया हुआ है आर जिसका एलिमेंट आपको गिवन है 4 एंड 5। एक रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन किया गया है। रिलेशन क्या डिफाइन है, रिलेशन आर। रिलेशन को जनरली आर से डिनोट करते हैं, और इन दोनों सेट के ऊपर एक रिलेशन आपको डिफाइन करके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो देखें एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन बोला जा रहा है कि a, 4 बोला गया है, दिया गया है b, 5 एंड दिया गिवन है c, 4। तो पूछा जा रहा है क्या यह रिलेशन एम्पटी रिलेशन है या नहीं है। तो अब देखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत इजी है, सिंपल है, समझने का कोशिश करेंगे। ये रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताएं यह रिलेशन एम्पटी रिलेशन है या नहीं है, और मुझे पता है
कि रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के आधार पे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम लोग निकाल ले। जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं ज्ञात करेंगे तब तक रिलेशन को मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। मतलब क्या होगा, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आवश्यक है, नेसेसरी है। तो चलिए देखते हैं, चूंकि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, चलिए आप ही लोग बताइए स्टूडेंट, बोलिए। पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है दूसरे सेट के एलिमेंट में, तो पहले सेट का एलिमेंट क्या है, ए। दूसरे सेट के एलिमेंट में 1 by 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलिए क्या बन जाएगा, a, 4। दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करिएगा तो a, 5। अब उसके बाद दूसरे नंबर b को 1 by 1 में मल्टीप्लाई करें तो b, 4, b, 5। क्लियर है। अब अगला नंबर क्या है, c। तो c को मल्टीप्लाई करिए, c को 4 के साथ, c को 5 के साथ, क्या बन जाएगा, c, 4, c, 5। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर समझेंगे, देखिए जब भी इम्पटी रिलेशन को बताना है तो करना क्या होगा, आपके क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिया गया हो उस रिलेशन के एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट या सदस्य, एलिमेंट को उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट में मैच करके देखते हैं। चलिए मैच करते हैं, बोले a, 4, तो a, 4 है कि नहीं है ना जी। b, 5, देखिए b, 5 भी दिया हुआ है यहाँ पर, c, 4 भी गिवन है। मतलब क्या हुआ कि दिए गए रिलेशन का प्रत्येक नंबर आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ना जी। हाँ, तो देखिए प्रत्येक नंबर इसके अंदर है, तो क्या एम्पटी हो पाएगा, नहीं। एम्पटी का मतलब क्या होता है, रिक्त, खाली, वाइड, ये ना जी। तो यहाँ पर इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि एम्पटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि दिए गए रिलेशन का प्रत्येक नंबर इसके अंदर है जी। अब इसका प्रत्येक नंबर है तो यह एम्पटी रिलेशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट एम्पटी रिलेशन। क्लियर हुआ। तो एम्पटी रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए जो रिलेशन गिवन है उसका कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर से सुने, दिए गए रिलेशन का कोई भी एलिमेंट आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। यदि एक भी नंबर इसके अंदर शामिल है तो बोलेंगे कि एम्पटी रिलेशन नहीं है। क्लियर हुआ। दिए गए रिलेशन का कोई भी नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होगा तब बोला जाएगा कि एम्पटी रिलेशन है। क्लियर हुआ। यस। यदि एक भी नंबर दिए गए रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा तो क्या वह एम्पटी हो पाएगा, नहीं। सिंपल सी वर्ड में एम्पटी मतलब होता है खाली। एम्पटी मतलब खाली जिसका कोई सदस्य उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में शामिल ना हो। समझ में आया, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हियर फॉर एम्पटी रिलेशन के लिए, फॉर एम्पटी रिलेशन फाइंड ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि एम्पटी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है। जब कोई सदस्य नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, फाइव। क्लियर, ओके। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर मेरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखते हैं यूनिवर्सल
रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी इजीली अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखते हैं, मान लेते हैं आपको दिया गया पी क्यू आर, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बी एक एलिमेंट है जिसका, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट आपको दिया गया है 1 2 एंड 5। क्लियर है? चलिए अब इसको हमें इस सेट के ऊपर एक रिलेशन प्री डिफाइंड है। डिफाइन क्या किया गया है रिलेशन के बारे में? रिलेशन ऑफ जिसके एलिमेंट हैं, क्या एलिमेंट दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई के रिलेशन आपको डिफाइन दिया हुआ है p, 1 p, 2 p, 5 इन होगा दिए। हाँ, अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, q को मल्टीप्लाई करिए q, 1 q, 2 q, 3। क्लियर है? अब तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है r, तो r से 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा r, 1 r, 2 एंड r, 5। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5। चलिए, यह एक आपको रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है और इस रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि वह यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, चूंकि a क्रॉस b इक्वल टू, देखिएगा अब a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, अब p, 1 p, 2 p, 5 q से मल्टीप्लाई करें q, 1 q, 2 q, 5। अब r से मल्टीप्लाई करिए तो r, 1 r, 2 एंड r, 3। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब चेक करना है कि यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है। तो देखते हैं, यदि दिए गए रिलेशन मतलब यह का प्रत्येक सदस्य उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हो तो बोला जाएगा कि यूनिवर्सल रिलेशन है। यदि एक भी नंबर रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट में शामिल न हो तो वह यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। यूनिवर्सल, यूनि प्लस वर्सल, यूनि मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स, तो जितने भी नंबर्स हैं वो टोटल नंबर आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या हुआ कि दिए गए रिलेशन का प्रत्येक मेंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हो और कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रत्येक मेंबर रिलेशन में हो। दैट मीन्स दोनों के बीच का एलिमेंट जो है आपस में इक्वल हो, उनकी एलिमेंट की संख्या आपस में बराबर हो। केवल बराबर ही नहीं, वही एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके रिलेशन में 10 एलिमेंट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी 10 एलिमेंट है, पर वो अलग अलग एलिमेंट है। तो क्या अलग अलग एलिमेंट होंगे तो यह बराबर हो पाएगा? नहीं होगा। एलिमेंट प्लस संख्या दोनों के दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ स्टूडेंट? हाँ चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन। कोई डाउट इसमें? यदि एक भी नंबर इसके अंदर शामिल ना होता, कोई एक नंबर पार्टिकुलर नंबर, तो क्या हुआ, रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन हो पाता? नहीं होगा। तो अब हमने देखा कि जो रिलेशन मेरा था
वह कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर दो तरीके से था, एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। दोनों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके स्टडी किए। अब एक अनदर रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है? नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक अनदर टाइप होता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन होने के लिए या डिफाइन करने से पहले हम तीन रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। वह तीन रिलेशन कौन कौन सा है देखते हैं हम लोग। पहला नंबर में आता है रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरे नंबर पे आएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब तीनों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला नंबर पे आपका दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव। चलिए फिर से समझेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हम लोग तीन रिलेशन को डिफाइन करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए यहाँ पे रिलेशन मतलब क्या हुआ, दो नंबर्स या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो एनीथिंग्स के बीच रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो कैसे स्टेबलाइज होता है और कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपल सा वर्ड में समझें, ए और बी दो नंबर दिया हुआ है। कितने नंबर हैं? दो। अब इन दोनों नंबर को मुझे डिफाइन करना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो रिलेशन को हम लोग जनरली डिनोट करेंगे किससे? आर से। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी के बीच रिलेशन। रिलेशन आपका ये हो सकता है कि a प्लस बी बराबर 10। ए एंड बी दो नंबर है, इनके बीच एक रिलेशन लगा हुआ है। वह कौन सा रिलेशन है? एड, मतलब एडिशन का रिलेशन दिया हुआ है। इन दोनों नंबर के बीच कैसा रिलेशन है? एडिशन का। सेम तरीका हो सकता है कि a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 10, तो इन दोनों नंबर के बीच अब क्या रिलेशन हो गया? माइनस। ऐसा भी हो सकता है कि a इंटू बी दिया गया हो, जिसका नंबर समथिंग दिया गया, मान लेते हैं 10, तो इन दोनों नंबर के बीच क्या रिलेशन हो गया? इनटू का। ऐसा हो सकता है कि a डिवाइड बाई b दिया गया हो, तो यहाँ पर इन दोनों नंबर के बीच में रिलेशन क्या हो गया? डिवीजन का। तो रिलेशन एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं, यहां पर समझेंगे रिफ्लेक्सिव। यदि इसके हिंदी वर्ड की बात करें तो इसका हिंदी होता है अस्वतुल्य संबंध। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। इसके यदि हम लोग अलग अलग खंडित करें तो क्या बनेगा? बोले स्व प्लस तुल्य, स्व प्लस तुल्य। स्व मतलब क्या होता है? स्वयं। तुल्य मतलब क्या होगा? तुलना करना। स्वयं के साथ तुलना करना ही आपको क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य संबंध, मतलब हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन होने के लिए
क्या मैंने बताया, स्व प्लस तुल्य, स्वयं का तुलना करना। स्वयं का मतलब मैं अपने आप से ही तुलना करूं तो इसे ही क्या बोला जाएगा, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए एक नंबर की आवश्यकता होगी जिसका खुद से रिलेशन दिखाना है, रिलेशन बताना है। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि ए और बी दो नंबर है जिनके बीच रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है, a प्लस बी बराबर 10, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको बताना होगा कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके मोस्ट ऑफ एग्जाम में यह आपका टॉपिक पूछा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो उसको बताने के लिए आपको 3 रिलेशन पहले बताना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पहला रिलेशन क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखिए बहुत सिंपल है, समझ लीजिएगा। कोशिश करेंगे, ए और बी कितने नंबर है, 2। अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, स्वयं का रिलेशन होना चाहिए, अपने आप का, सेल्फ रिलेशन टू सेल्फ। लेकिन अब कैसे निकालेंगे, एंड देखिए यहां पे रिलेशन ए। अब जो दूसरा नंबर आपको दिया गया है उस नंबर को रिप्लेस कर देते हैं पहले नंबर से। तो मैंने रिप्लेस कर दिया पहले नंबर से। अब देखें ए और ए दोनों सेम नंबर हो गया, अब उसका रिलेशन बताना है, मतलब अपना रिलेशन अपने से हो रहा है। क्लियर हुआ। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल दूसरे नंबर को पहले नंबर से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस, यदि मुझे a प्लस a बराबर भी 10 मिल जाए, मिल गया नहीं, मिल जाए, तो बोला जाए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब क्या हुआ, यदि दूसरे नंबर को पहले नंबर से रिप्लेस करने के बाद इनके रिलेशन में कोई फर्क ना पड़े, मतलब इसका आउटपुट जो मुझे मिल रहा है उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, अब यहाँ पे दोनों का आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, सेम। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल है, क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। यदि दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं होता तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव होता नहीं, तो क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। करना क्या है, दूसरे नंबर को पहले नंबर से रिप्लेस करेंगे। यदि रिप्लेस करने के बाद उन दोनों नंबर के आउटपुट में कोई फर्क ना पड़े तो वह बोला जाएगा कि रिफ्लेक्सिव होगा। यदि इन दोनों के आउटपुट में अंतर पैदा हो जाए, फर्क पैदा हो जाए, मतलब दोनों का आउटपुट चेंज कर जाए, तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज हमें नंबर दिया हुआ है, एक लाइन है L1 या दूसरा लाइन दिया हुआ है क्या चीज, L2, और बोला जा रहा है कि L1 इज perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2। यह 2 लाइन है, दोनों देखें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। पूछा जा रहा है क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। देखते हैं, बताइए आप लोग। चलिए मैंने बताया कि रिलेशन निकालना है 2 नंबर के बीच, वह 2 नंबर यहाँ पे कौन कौन से बताएं तो आप लोग, L1 और L2।
तो बोलिए क्या लिखेंगे, L1 एंड L2। क्लियर है ना जी। क्या है उन दोनों के बीच संबंध, L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर। तो लिख दें हम लोग L1 परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। अब क्या करना है, नाउ चलिए आप ही लोग बताएं क्या करना था मुझे रिफ्लेक्सिव में। पहले नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, दूसरे नंबर को चेंज करना है किससे, पहले से। तो पहले से भी मैंने चेंज कर दिया, तो L1 का रिलेशन L1 के साथ। अब देखें इसके अनुसार पहली लाइन परपेंडिकुलर है दूसरे के, तो यहां पर भी बोलेंगे कि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L1 के। क्या एक लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर होगा, देखिए एक लाइन दिया हुआ है, अब बोले क्या परपेंडिकुलर है। अरे परपेंडिकुलर होने के लिए मुझे कितने लाइन चाहिए, दो, तब यह इसके परपेंडिकुलर या इसके परपेंडिकुलर होगा। तो क्या यहाँ पर दो लाइन है, नहीं, एक लाइन है, L1 L1। क्या अभी ये आपको हॉरिजॉन्टल में, अब बोले कि वर्टिकल है, नहीं, वर्टिकल होने के लिए ऐसा चाहिए। तो एक समय में यह लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नहीं हो सकता, मतलब एक लाइन, अभी मैं बोलूं कि खड़ा हूं, अब फिर बोलिए कि हम सोए हैं, क्या संभव है, नहीं। एक समय में मैं कोई एक ही काम कर सकता हूं, स्टैंड है तो स्टैंड है, अब मेरे परपेंडिकुलर कोई नहीं है, मतलब L1 L1 एक ही लाइन है, और एक लाइन अपने आप का कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो बस क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो बताएं यहाँ पर पहला कंडीशन में बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, और दूसरे कंडीशन में बोल रहे हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर नहीं है। क्या दोनों का रिलेशन दोनों का रिलेशन सेम है, नहीं है। एक बोल रहा है परपेंडिकुलर है, दूसरा बोल रहा है परपेंडिकुलर नहीं है। तो बोलेंगे चूंकि रिलेशन फ्रॉम L1 to L2 नॉट इक्वल टू रिलेशन फ्रॉम L1 to L1, तो क्या हो जाएगा, चलिए आप ही लोग बताइए, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट, यस। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। अब देखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं परपेंडिकुलर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं पैरेलल की कंडीशन। तो पैरेलल के कंडीशन में अब देखें पहली लाइन L1, दूसरी लाइन L2, क्लियर है। अब यहां पर मैं बोल दूं कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या हम लोग कंडीशन पर है कि L1 और L2 दो नंबर ए दिया हुआ है, दोनों नंबर क्या दिया है, L1 पैरेलल है किसके, L2 के। अब नाउ हमें करना क्या है कि दूसरे नंबर को रिप्लेस कर देना है पहले नंबर से, L1 से। अब L1 L1 के बीच रिलेशन ज्ञात करना है। तो बताइए क्या L1 अपने आप में पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक लाइन अपने आप का सदैव हमेशा पैरेलल होता है। जैसे एक लाइन दिया हुआ है, इसके पीछे एक लाइन इस पे रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गया ना, तो लेकिन दो लाइन तो पैरेलल था, अब दोनों के एक ही साथ कर दिए, तो क्या यह लाइन पैरेलल नहीं होगा, हुआ। तो एक लाइन अपने आप का हमेशा ऑलवेज पैरेलल होता है। तो देखें मतलब ये भी पैरेलल बता रहा है, ये भी पैरेलल बता रहा है, तो दोनों का कंडीशन सेम है या अलग अलग है, सेम है। तो बोलेंगे इसलिए यहाँ पर रिलेशन फ्रॉम L1 to L2 इक्वल टू रिलेशन फ्रॉम L1 to L1, दोनों सेम रिलेशन है। तो यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 4।
जितना ज्यादा एग्जांपल करेंगे आपका थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल जब भी आप बनाने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि तो हम लोग थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थ्योरी के साथ जितना एग्जांपल करेंगे आपका टोटल थ्योरी क्लियर होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि राम इज फादर ऑफ मोहन। चलिए इसको आप लोग बताइएगा, आप लोग बताएंगे, देखेंगे रिलेशन निकालना है, क्या चीज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है तो पहले रिलेशन निकाल लें। आप किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है? राम और मोहन, राम के लिए आर ले लेते हैं और मोहन के लिए एम ले लेते हैं। तो देखें राम और मोहन के बीच, राम के लिए आर और मोहन के लिए एम। बोला कि राम और मोहन के बीच रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? चलिए यहां पर देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। राम, राम इज है क्या फादर, किसका? मोहन का। तो क्या लिखेंगे? राम इज फादर ऑफ मोहन। क्लियर हुआ? अब करना क्या है कि हमें दूसरे नंबर को रिप्लेस कर देना है किससे? पहले से। मतलब ये राम हो गया, ये भी क्या हो गया? राम। अब राम राम के बीच रिलेशन, पहला नंबर पिता है किसका? दूसरे का। यहाँ पहला कौन है? राम। तो क्या लिखेंगे? राम इज फादर ऑफ किसका? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कौन है? राम। तो क्या हो गया? राम। अब यहां पे देखेंगे राम और राम स्वयं के बीच रिलेशन है। राम इज है क्या? पिता किसका? राम का। कोई अपने आप का पिता हो सकता है क्या? कोई अपने आप का फादर होगा? नहीं होगा। मैं अपने आप का पिता नहीं हूं। मतलब ये दोनों रिलेशन क्या एक दूसरे को सूट कर रहा है? नहीं। यदि ऐसा होता तो पूछा जाए कि आपका नाम क्या है? मैं बोलूं ब्रिजेश। आपके पिताजी का नाम क्या है? तो भी बोलूं ब्रिजेश। क्या संभव है? क्या एक टाइम में मैं बेटा भी हूं, एक टाइम में बाप भी हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है। मतलब क्या है कि राम अपने आप का पिता नहीं हो सकता। उसी तरह बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप का पत्नी नहीं हो सकती है, कोई भी व्यक्ति अपने आप का बेटा नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप का पिता नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। तो बताइए राम इज नॉट फादर ऑफ राम। राम अपने आप का पिता नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? नॉट। अब बताइए पहला कंडीशन बोला कि फादर है, दूसरा कंडीशन बोला फादर नहीं है। तो क्या दोनों रिलेशन एक दूसरे को मैच कर रहे हैं? एक ही रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। जब एक रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो पाएगा जी? नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? बोले चूंकि रिलेशन फ्रॉम R to M नॉट इक्वल टू रिलेशन फ्रॉम R to R। जब इक्वल नहीं है तो क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? चलिए पहला टॉपिक था हम लोगों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस पर अलग अलग एग्जांपल करके देखे हैं। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। चलिए अब दूसरा रिलेशन हमें क्या देखना है? दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? आप लोग खुद इमेजिन करें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ स्वयं के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं, तो क्या सिमेट्रिक में भी स्वयं के साथ रिलेशन होगा कि अदर नंबर्स के साथ रिलेशन निकलेंगे? चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर में आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब देखते हैं यहां पर भी सेम प्रोसेस, सेम तरीका। देखें रिलेशन जब भी निकालेंगे तो दो नंबर के बीच जो पहले पड़े हैं सेम कंडीशन बट लिटिल डिफरेंस,
थोड़ा सा अंतर, माइनर डिफरेंस। समझेंगे कि वो अंतर क्या है। रिलेशन निकालना है ए और बी के बीच। लेट सपोज वह एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर क्या है 10। अब आप लोग बताएं कि जब रिफ्लेक्सिव निकाले थे तो हम लोग क्या किए थे, दूसरे नंबर को रिप्लेस कर दिए थे पहले से ए से। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, उनके स्थान उनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दें। तो बोलिए ए और बी के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए के जगह पे बी और बी के जगह पर ए। यदि इनके पोजीशन को इनके स्थान को इंटरचेंज करने पर, मतलब इन दोनों को चेंज कर दें बी प्लस ए, क्या इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा जी? नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि यदि इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इंटरचेंज करने के बावजूद भी इनके रिलेशन में कोई फर्क ना पड़े, मतलब इसका आउटपुट जो है वह वही आउटपुट है, आउटपुट में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजिंग ना हो, तब ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ बोलेंगे हियर चूंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। जब दोनों रिलेशन बराबर है तो क्या बन गया, सिमेट्रिक। क्लियर हुआ। एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लिए थे परपेंडिकुलर का। कौन सा एग्जांपल लिए थे, परपेंडिकुलर का। चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। मान लेते हैं कि दो लाइन दिया गया है L1 और क्या दिया गया है L2, और बोला जा रहा है कि L1 is perpendicular to L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर। अब इसके बारे में मुझे बताना है कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब हमें निकालना है रिलेशन, किनके किनके बीच रिलेशन निकालना है, ए और L1 और L2। तो L1 L2 देखते हैं कैसा रिलेशन है कि L1 है परपेंडिकुलर किस पे, L2 पर। तो L1 परपेंडिकुलर L2 पे, सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैंने क्या बताया कि नाउ इनका रिलेशन निकालेंगे तो इन दोनों के पोजीशन को क्या करना है, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो L2 और L1। अब बताइए, आप लोग सोचें समझे और बताएं। एक लाइन L1, दूसरा लाइन L2, यह लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब यह लाइन भी तो इस पर परपेंडिकुलर है, क्या इनके पोजीशन को ऐसे बदल दें तो क्या यह परपेंडिकुलर नहीं है जी, है ना, बिल्कुल है, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हमेशा होते हैं, अलटिया पलटिया कुछ भी करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहां पर भी L2 परपेंडिकुलर हुआ किसके, L1 के। अब बताएं क्या दोनों का रिलेशन सेम है या अलग अलग हो रहा है, सेम है, क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे पूरे, चूंकि रिलेशन L1 टू L2 इक्वल है रिलेशन फ्रॉम L2 टू L1। अब देखिए जब दोनों का रिलेशन सेम है तो यहाँ पे बोलेंगे क्या हो जाएगा आपका रिलेशन, सिमेट्रिक। क्लियर हुआ। चलिए तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इससे पहले एग्जांपल क्या लिए थे हम लोग, पैरेलल के। तो पैरेलल का एक रिलेशन लेते हैं। चलिए ये दिया हुआ है L1 और यह दिया हुआ है L2। बोला जा रहा है कि L1 is पैरेलल टू L2। L1 क्या है, L2 के पैरेलल है। अब देखेंगे रिलेशन बताइएगा, तो दोनों के बीच रिलेशन निकालें, L1 और L2, L1 and L2।
अब यहाँ पर बताएं L1 L2 के बीच कैसा रिलेशन है, पैरेलल का, तो क्या बोलेंगे L1 इज पैरेलल टू L2। अब क्या करेंगे, नाउ बोले इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे L2 फ्रॉम L1। अब आप लोग सोचें और बताएं स्टूडेंट, पहला लाइन दूसरे के पैरेलल है, अब मैं बोलूं कि यह इसके पैरेलल है, जब पहला दूसरे के पैरेलल होगा तो दूसरा पहले के पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखें अब क्या बोलेंगे हम लोग L2 पैरेलल टू L1, दोनों ही कंडीशन में आपका पैरेलल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। क्या उसके कंडीशन में कोई चेंजिंग है, नहीं है। जब नहीं है तो बोलेंगे चूंकि रिलेशन फ्रॉम L1 टू L2 इक्वल है रिलेशन फ्रॉम L2 टू L1, सेम कंडीशन, इसलिए क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। क्लियर है ना जी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखें नंबर 4 देखते हैं। अब यहां पे मैं बोलूं एक रिलेशन लेते हैं, बोलते हैं सीता इज वाइफ ऑफ मोहन। मैंने क्या एक रिलेशन लिया है कि सीता इज है वाइफ पत्नी किसका, मोहन के। तो देखते हैं इनके बीच रिलेशन कैसा रिलेशन है, क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। बताए दोनों के बीच मैंने सीता के लिए H और मोहन के लिए मैंने क्या ले लिया, M। सीता और मोहन के बीच कैसा रिलेशन है, बोला जा रहा है कि सीता इज वाइफ ऑफ मोहन, सीता है पत्नी किसका, मोहन का। अब सिमेट्रिक बताने के लिए मुझे क्या करना था, इन दोनों के स्थान का परिवर्तन, पोजीशन का इंटरचेंज। यदि मैं इनके पोजीशन को चेंज कर दूं तो क्या होगा, पहले कौन है सीता, तब क्या था मोहन, यहाँ पे क्या हो गया पहले मोहन, अब क्या आ गया सीता। तो बताइए पहला कंडीशन होता है कि पहले वाली जो है वो पत्नी है किसकी, दूसरे की। यहाँ पहला कौन, मोहन, तो लिख दूं मैं कि मोहन इज, दूसरे का पत्नी है, मोहन इज वाइफ ऑफ सीता। क्या सही है, अभी मैं बोल रहा हूं कि सीता पत्नी है किसकी, मोहन की। अब मैं कह रहा हूं कि मोहन पत्नी है सीता की, क्या सही है जी, बिल्कुल नहीं। सीता फीमेल है और मोहन मेल है, फीमेल पत्नी होती है किसकी, मेल की। अब मैं यहां बोल रहा हूं कि मोहन जो मेल है वह पत्नी है। क्या कभी कोई मेल पुरुष पत्नी होता है, नहीं, फीमेल जो होती है वह पत्नी होती है किसकी, पुरुष की, मेल की। तो यहां पर अभी हम बोल रहे हैं कि मोहन पति था किसका, सीता का। अब बोल रहे हैं कि सीता जो पत्नी थी, अब बोल रहे हैं कि सीता पति है किसका, मोहन का। संभव है कोई मेल पत्नी नहीं होगा, कोई फीमेल पति नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि मोहन जो है वो पति है, मतलब मेल है, जो कि पत्नी नहीं हो सकता, उसकी पत्नी हो सकती है। तो यह रिलेशन देखिए ऊपर में सही है कि सीता पत्नी है, वो तो सही है। अब मैं बोल रहा हूं कि मोहन पत्नी है, जो गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट, मोहन इज नॉट वाइफ ऑफ सीता। क्या दोनों का रिलेशन बराबर है, नहीं है। तो अब बताइए रिलेशन फ्रॉम सीता टू मोहन, रिलेशन फ्रॉम मोहन टू सीता बराबर नहीं है। जब नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग,
नॉट सिमेट्रिक। क्लियर वाली? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। चलिए अब अगला नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, लास्ट है। इसके बाद आपका इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में देख लेंगे, एक लाइन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर में ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन अब करना क्या है देखेंगे यहाँ पे। इसके लिए बेसिक अलजेब्रा के बारे में समझेंगे। जैसे मैं बोलूं कि x प्लस वाई, सॉरी x बराबर क्या दिया हुआ है, y, एंड और बोला गया है कि y बराबर क्या है, z। इन दोनों के बेसिस पे अब क्या बोल सकते हैं, x किसके बराबर है, y के। y किसके बराबर है, z के। मतलब ये दोनों तो कॉमन है। इस आधार पर आप कहेंगे कि x बराबर क्या होगा, z। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब देखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर एक रिलेशन दिया रहेगा x टू y। कैसा रिलेशन है, क्लियर बा? अब देखें एंड एक और रिलेशन दिया रहेगा कि y टू z। इन दोनों का यदि सेम रिलेशन हो, x और y में जो रिलेशन हो वही रिलेशन किसके किसके बीच हो, y और z के बीच हो। क्लियर हुआ? तो अब बताइए, तब इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम x टू z होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि रिलेशन फ्रॉम x टू y, बोला जा रहा है कि x एंड y हैव सेम लोकेशन। कहां क्या हुआ, सेम लोकेशन मतलब एक ही जगह पे। एंड और बोला गया है रिलेशन फ्रॉम y टू z, क्या बोला गया है, y एंड z हैव सेम लोकेशन। क्लियर हुआ? यहां पर देखें, देन तब आपको बताना है कि रिलेशन फ्रॉम x टू z क्या होगा। आप लोग सोचिए और बताइए। यहां पर देखेंगे x और y कहां पर है, एक ही जगह पे है। जहां पर x है वहीं पर क्या है, y। और यहां बोला कि y और z भी एक ही जगह पर है। मतलब क्या कि जहां पर x है वहीं पर y है, और जहां पर y है वहीं पर क्या है, z। यदि x पटना में है तो y भी पटना में है, और जब y पटना है तो z भी क्या है, उसी जगह पे, मतलब पटना में ही है। तो तीनों के तीनों कहाँ है, पटने में है। तो अब बताइए, तो बोल सकते हैं कि x और z भी आपका उसी स्थान पर है जहां पर के तीनों थे। तो x एंड z हैव सेम लोकेशन। बताइए तीनों का सेम कंडीशन है या नहीं है? जब तीनों का सेम कंडीशन है तो बोल देंगे इट इज ट्रांजिटिव लोकेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हुआ? अब यदि तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक साथ यस हो, यस मतलब हाँ हो, तीनों रिलेशन एक साथ यस के कंडीशन में हो, तब उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि इनमें से कोई भी दो घटित हो, यस हो, और एक यस न हो, मतलब नॉट हो, तो क्या इक्विवेलेंस होगा? नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ किस कंडीशन में होना चाहिए, यस कंडीशन में होना चाहिए। यदि यस कंडीशन में होगा तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे
क्या चीज बोला जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया जाता है, बोला जाता है क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताएं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू बी फाइंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजेक्टिक रिलेशन। तीनों रिलेशन निकालेंगे। यदि यस आ गया तो बोलेंगे इक्विवेलेंस है, यदि यस नहीं आएगा तो बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? अब देखें शॉर्ट में समझेंगे तीनों क्या था। पहला नंबर में हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं, तो रिफ्लेक्सिव में यदि ए और बी दो नंबर था तो हम लोग क्या करते थे कि दूसरे नंबर को रिप्लेस कर देते थे पहले से। कोई डाउट नहीं। दूसरा में क्या था कि यदि रिलेशन ए और बी के बीच गिवन हो तो इसको हम यदि इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो यह सिमेट्रिक हो जाता था। तीसरे में क्या कर रहे थे कि रिलेशन यदि एक्स वाई में निकाला गया था, वाई जेड में निकाला गया था, यदि इन दोनों के रिलेशन के बेसिस पर एक तीसरा रिलेशन डिफाइंड हो एक्स और जेड में, यदि एक जो रिलेशन इसका था वही रिलेशन इसका भी आ जाए तो उस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो? चलिए अब आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज रिलेशन से रिलेटेड थ्योरी देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और आप लोग भी न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को बनाने का कोशिश करेंगे। हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग रिलेशन के बाद क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए, थैंक यू।